नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। रामाज्ञा पाराशर की पत्नी मरी पड़ी थी और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, किसी शैतान ने मेरी पत्नी उर्मिला के साथ मुंह काला किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बलात्कारी कोई भी हो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। पहली बार तो इंस्पेक्टर मदन मोहन मालवीय ने रामाज्ञा की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। सोचा, जब कोई अपना बुरी मौत मरता है तब मस्तिष्क नियंत्रण से बाहर हो जाता है। व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है स्वयं उसे पता नहीं होता। लाश की हालत देखकर रामाज्ञा की जुबान से भी एक गलत वाक्य निकल गया तो इसे गंभीरता से लेने जैसी बात नहीं, लेकिन रामाज्ञा बार बार वही वाक्य दोहराने लगा, किसी शैतान ने मेरी पत्नी से बलात्कार किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं तो। मालवीय चौंके। रामाज्ञा पाराशर को मालवीय कई वर्षों से जानते थे। थाना प्रभारी के तौर पर वह जहां भी तैनात रहे, वहां कुछ थानों में रामाज्ञा पाराशर प्रधान आरक्षक पदस्थ रहा। क्योंकि कई थानों में रामाज्ञा मालवीय के साथ काम कर चुका था, इसलिए दोनों के मधुर संबंध थे। वर्तमान में मर्दीय ग्वालियर के थाना विश्वविद्यालय प्रभारी थे, जबकि रामाज्ञा जिले के ही थाना डबरा में पोस्टेड था। उसके परिवार में पत्नी उर्मिला तथा 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए ग्वालियर में रहकर सीपीएमटी की तैयारी कर रहे थे। राठौर सीमेंट एजेंसी के पास दुष्यंत नगर मेहरा रोड ठाटीपुर मुरार में उसका निजी आवास था। पत्नी व दोनों बेटे वहीं रहते थे, जबकि रामाज्ञा डबरा में अकेले रहकर नौकरी करता था। 30 सितंबर 2015 को रामा आज्ञा ग्वालियर तब आया जब दोपहर को उसके बड़े पुत्र मनीष ने फोन किया। पापा मम्मी सुबह वॉक के लिए गई थी मगर वापस नहीं लौटी। हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं से भी उनका पता नहीं चला। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, आप फौरन ग्वालियर आ जाइए। रामाज्ञा ने थाना प्रभारी डबरा को अपनी पारिवारिक परेशानी से अवगत कराकर अवकाश लिया और ग्वालियर आ गया। तब तक उर्मिला का कोई सुराग नहीं मिला था। रामाज्ञा ने इस सिलसिले में बड़े पुत्र मनीष से बात की। कुछ देर सिर पकड़े बैठा रहा, फिर बोला, मनीष मैं पुलिस वाला हूं, इस तरह के केस हैंडल करते हुए मेरा जीवन बीता है। थाने चलो, उर्मिला की गुमशुदगी दर्ज कराना जरूरी है। इसके बाद पिता पुत्र थाना विश्वविद्यालय जा पहुंचे। संयोग से वहां उन्हें टीआई मदन मोहन मालवीय मिले, जिनके अधीन कई थानों में रामाज्ञा काम कर चुका था। मालवीय ने सहानुभूतिपूर्वक रामाज्ञा की परेशानी सुनी, फिर उसे आश्वस्त किया, अपनी मिसेज की गुमशुदगी दर्ज करा दो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ सकूं। वैसे तुम भी हवलदार हो, सैकड़ों मामलों की तफ्तीश कर चुके हो, तुम भी अपने लेवल पर अपनी मिसेज का पता लगाने का प्रयास करो। मालवीय को सैल्यूट करके रामाज्ञा थाना प्रभारी के कक्ष से बाहर निकल गया। इसके बाद रामाज्ञा ने थाना कार्यालय में जाकर 55 वर्षीय उर्मिला की गुमशुदगी दर्ज करा दी। मालवीय स्वयं चाहते थे कि जल्द से जल्द उर्मिला को बरामद कर लिया जाए। इसके लिए वह निजी तौर पर केस में रुचि ले रहे थे। शाम को जिला पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा का मालवीय को फोन आया। डबरा में तैनात हेड कांस्टेबल रामाज्ञा पाराशर मुझसे मिला था। उसने लापता हो गई पत्नी को जल्द से जल्द बरामद करने की गुहार लगाई है। आप अपने लेवल पर केस देख लीजिएगा, मामला स्टाफ से जुड़ा है। मालवीय ने जिला पुलिस प्रमुख को बताया, रामाज्ञा को मैं बेहतर जानता हूं, वह मेरे साथ तैनात रह चुका है। दोपहर को मेरे पास आया था। मैंने उर्मिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली है और जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी जल्दी कोशिश कामयाब हो जाए उतना अच्छा है। एसपी ने दूरदृष्टि का परिचय दिया। ऐसे मामले में नाकाम होने पर जनता का पुलिस से विश्वास उठने लगता है। लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं, अब तो पुलिस वालों की ही बीवियां लापता होने लगी। ये खाकी वर्दी वाले अपने घर की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो आम महिलाओं की क्या खाक सुरक्षा करेंगे। विश्वास रखें सर, मैं ऐसी नौबत ना आने दूंगा। फोन पर होने वाली बात यहीं समाप्त हो गई। मालवीय रामाज्ञा के बारे में सोचने लगे, बड़ा बेसब्रा आदमी है। इधर गुमशुदगी दर्ज कराई, उधर कप्तान साहब के पास पहुंच गया। वह खुद पुलिस वाला है, इतना तो जानता है कि किसी का भी पता लगाने में थोड़ा समय लगता ही है। रामाज्ञा को तसल्ली रहे, इसलिए अगले दिन यानी 1 अक्टूबर की सुबह मालवीय उसके घर जा पहुंचे। रामाज्ञा और उसके दोनों पुत्र घर में ही थे। इनके अलावा 25 वर्षीय एक अन्य युवक तथा 22 वर्षीय युवती भी वहां मौजूद मिली। थाने में रामाज्ञा बड़े पुत्र मनीष को मालवीय से मिलवा चुका था। घर में उसने छोटे पुत्र से भी मिलवाया।
अलबत्ता युवक एवं युवती का परिचय कराना उसने आवश्यक नहीं समझा। मालवीय ने स्वयं उन दोनों के बारे में पूछा। यह कौन है? यह मेरा भांजा आकाश है। युवक का परिचय देने के बाद रामाज्ञा ने युवती की ओर उंगली से संकेत किया और यह मेरी भांजी रुबीना है। सगे भाई बहन हैं। जी सर, मामी के लापता होने की खबर पाकर आए होंगे। नहीं सर, रामाज्ञा ने बताया। पिछले 1 साल से आकाश यहीं रहता है। यह इंजीनियरिंग कॉलेज में बी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और रुबीना सर, उर्मिला से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अपनी मदद के लिए उर्मिला ने रुबीना को गांव से ग्वालियर बुला लिया था। लगभग 2 महीने से रुबीना हमारे घर में है। ये बताएं, उर्मिला जी वॉक के लिए कहां जाती थी सर? मम्मी भोर में ही बिस्तर छोड़ देती थी। मनीष ने बताया। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह सचिन तेंदुलकर मार्ग पर जो बड़ा मंदिर है उसके बगीचे में टहलने जाती थी। घंटे 1.5 घंटे बाद जब वह लौट कर आती थी तब तक हम लोग जाग चुके होते थे। आज सुबह कब उर्मिला वॉक पर गई यह तो आप लोगों को पता नहीं होगा। पता तो नहीं, पर इतना विश्वास से कह सकते हैं कि वह अपने समय पर गई होंगी। मनीष ने बताया। सुबह 9 बजे तक मम्मी घर नहीं लौटी। तब हमने उन्हें ढूंढना शुरू किया। मंदिर में गए, मंदिर के पुजारी और रास्ते के दुकानदारों से पूछा, रिश्तेदारों के यहां फोन किए। जब कहीं से मम्मी की खबर नहीं मिली तब पापा को फोन करके ग्वालियर बुलाया। रामाज्ञा और मनीष को साथ लेकर मालवीय उस रास्ते से मंदिर के बगीचे में गए। बहुत सारे लोगों को उर्मिला का फोटो दिखाकर पूछा, मगर कोई कुछ नहीं बता सका। 2 अक्टूबर को दोपहर के समय मालवीय के मोबाइल पर रामाज्ञा का फोन आया। मालवीय के हेलो कहते ही वह बिलहक कर रो पड़ा। सर, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी ने मेरी घरवाली की हत्या कर दी। रामाज्ञा ने सिसकते हुए बताया। सिरोली इलाके में शारदा बालाग्राम की जो पहाड़ी है उस पर उर्मिला की लाश पड़ी है। तुम्हें लाश की खबर किसने दी? किसी ने नहीं, रामाज्ञा ने बताया। उर्मिला को ढूंढते हुए मैं शारदा बालाग्राम पहाड़ी पर आया तो उसकी लाश देखी। गुमशुद्धि का प्रकरण एकदम से संगीन हो गया था। मालवीय ने उक्त सूचना से पीसीआर को अवगत कराया और आवश्यक बल सहित शारदा बालाग्राम पहाड़ी पर पहुंच गए। मालवीय मौके पर पहुंचे ही थे कि पीसीआर से सूचना पाकर एएसपी वीरेंद्र जैन भी आ गए। दोनों अधिकारियों ने लाश तथा घटना स्थल का मुआयना किया। शव पर मात्र पेटीकोट था जो सीने के ऊपर बंधा हुआ था, ठीक वैसे जैसे कि स्नान करते समय महिलाएं सारे वस्त्र उतारकर पेटीकोट को सीने के ऊपर बांध लिया करती है। इससे देह भी निर्वस्त्र नहीं होती और स्नान भी ठीक से हो जाता है। कुछ दूरी पर साड़ी और ब्लाउज पड़े थे। उर्मिला का शव सड़ रहा था। लाश में कीड़े पड़ने लगे थे। शव देखकर जाहिर होता था कि 30 सितंबर को ही उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतिका के शरीर पर पीछे की ओर किसी ठोस एवं भारी वस्तु से किए गए घातक वार का जख्म था। मालवीय और वीरेंद्र जैन यह देखकर चौंके कि घाव तो काफी गहरा था, लेकिन मौके पर रक्त नहीं था। अतः उनके मन में पहला ख्याल यही आया कि हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई। तत्पश्चात लाश वहां लाकर डाली गई। मालवीय मौके पर सुराग तलाश रहे थे। तभी रामाज्ञा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, किसी शैतान ने मेरी उर्मिला से बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार यह बात कहकर रामाज्ञा चुप नहीं हुआ, बार बार इसी बात को दोहराने लगा। तो मालवीय चौके, कोई अपने करीबी के संदर्भ में ऐसी शर्मनाक बात कहना तो दूर, कल्पना करना भी पसंद नहीं करता। रामाज्ञा क्यों पत्नी से बलात्कार किए जाने का ढिंढोरा पीट रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह यह धारणा स्थापित करना चाहता है कि उसकी पत्नी बलात्कार हत्या का शिकार हुई है। अतः वह रामाज्ञा से मुखातिब हुए। अभी तो लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तुम किस आधार पर कह सकते हो कि यह बलात्कार हत्या का केस है? सर, 30 साल से ज्यादा हो गए पुलिस में भर्ती हुए, तो क्या लाश देखकर इतना भी नहीं समझूंगा? रामाज्ञा ने दलील दी। देखिए ना, उर्मिला की सारी ब्लाउज अलग पड़े हैं और बदन पर सिर्फ पेटीकोट है। उर्मिला जो गहने पहने रहती थी वे भी उसके शरीर पर नहीं है। बलात्कारी हत्यारा मेरी उर्मिला के जेवर भी लूट ले गया। 55 साल की औरत से कोई बलात्कार कर सकता है? मालवीय का मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मालवीय के मन में यह ख्याल भी जोरों से खुद रहा था कि मामला वैसा नहीं जैसा कि शव की स्थिति बनाकर दर्शाया जा रहा है। केस की जड़ में कुछ और है। वजह यह भी थी कि रामाज्ञा उर्मिला के शरीर पर जो गहने बता रहा था वे मामूली कीमत के थे। उतनी छोटी कीमत के लिए कोई अपराधी इतना बड़ा कांड नहीं किया करता।
मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत मालवीय ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तत्पश्चात मनीष की ओर से अपराध संख्या 302 साल 2015 पर धारा 302 आई पीसी के तहत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो पता चला कि उर्मिला के सिर पर की गई घातक चोट उसकी मृत्यु का कारण बनी थी। हत्या से पूर्व मृतिका के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। अब पुलिस के सामने सवाल उठा, उर्मिला से बलात्कार नहीं हुआ तो उसकी लाश इस दशा में क्यों ठिकाने लगाई गई कि प्रथम दृष्टया मामला बलात्कार हत्या का प्रतीत हो। इसी थ्योरी को स्थापित करने के लिए रामाज्ञा मौके पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उर्मिला के साथ किसी ने बलात्कार किया और गहने लूटने के लिए उसकी हत्या कर दी। संदेह की सुई बार बार रामाज्ञा की तरफ घूम रही थी। वह रामाज्ञा ही था जो रिपोर्ट लिखाने थाने आया था। रामाज्ञा को ही लाश मिली थी और रामाज्ञा ही चिल्ला चिल्ला कर बलात्कार हत्या की बात कह रहा था। थाना विश्वविद्यालय में लालाराम नामक आरक्षक तैनात था। रामाज्ञा के साथ पूर्व में वह किसी चौकी में तैनात रह चुका था। दोनों के दोस्ताना ताल्लुक थे। मालवीय के संदेह को लालाराम ने यह बताकर दृढ़ किया, सर 30 सितंबर को पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने रामाज्ञा थाने आया था। तब मुझसे मुलाकात हुई थी। वह कह रहा था कि उसे शक है कि उर्मिला की हत्या कर दी गई है। मालवीय के मस्तिष्क में प्रश्न कौन था? रामाज्ञा को कैसे संदेह या विश्वास था कि चंद घंटे पहले लापता हुई उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है? क्या कुछ ऐसा था जिसके चलते उसे पत्नी की हत्या का अंदेशा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रामाज्ञा ने ही उर्मिला की हत्या की थी और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर साफ बच निकलने की कोशिश में लगा हुआ था? संदेह की पुष्टि के लिए मालवीय ने थाना प्रभारी डबरा से बात की। मालूम हुआ कि घटना के समय रामाज्ञा थाने के अपने क्वार्टर में था। मनीष का फोन आने के बाद वह छुट्टी लेकर ग्वालियर गया था। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि रामाज्ञा ने उर्मिला की हत्या नहीं की थी, लेकिन इस तथ्य से राम आज्ञा को क्लीन चिट नहीं मिल जानी थी। किसी सुपारी किलर से भी वह हत्या करा सकता था। सत्य क्या था, यह विवेचना का विषय था। फिलहाल मालवीय ने रामाज्ञा को शक से खारिज नहीं किया। हां, उन्होंने अपना ध्यान दूसरे बिंदुओं पर भी केंद्रित किया। कई बिंदुओं पर गहन चिंतन करने के बाद मालवीय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उर्मिला के साथ जो अनहोनी हुई उसका राज घर में ही कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद एक मुद्दे पर उनकी सोच ठहर गई। घर में 3 युवा लड़के और एक जवान व हसीन युवती। लड़की एक की सगी और 2 युवकों की फुफेरी बहन। जवानी के जोश में रिश्ते की मर्यादा कहां रह जाती है। कामना का सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। अतः मालवीय ने रुबीना को पूछताछ की प्रक्रिया से गुजारने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने महिला उप निरीक्षक अनीता सपना जैन और महिला आरक्षक अर्चना जैन को नियुक्त किया। रुबीना पुलिस के तिखे सवालों का सामना नहीं कर सकी। कुछ ही देर में उसने एक हैरान कर देने वाला सच बयान कर दिया। रुबीना जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल एवं चुलबुली भी थी। उसकी यही सुंदरता, चंचलता और चुलबुलापन मनीष के दिलो दिमाग में उतर गया। रुबीना उसकी फुफेरी बहन थी, मगर दिल से मजबूर होकर वह उसे आशिक की निगाहों से देखने लगा। उसकी नजरें रुबीना का लगातार पीछा करने लगीं। कुछ दिनों में रुबीना ने मनीष की आंखों से उसके दिल का हाल पढ़ लिया। रुबीना भी उम्र के उस दौर में थी जब बहकने की पूरी उम्मीद होती है। मनीष का प्यार से देखना उसे भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिन आंखों आंखों में बात होती रही। फिर एक दिन एकांत मिला तो मनीष के दिल की बात जुबान पर आ गई। रुबीना, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम यहां आई हो मेरी जिंदगी हसीन हो गई है। रुबीना कुछ नहीं बोली। संजीदगी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए रहीं। ठरकते दिल से मनीष ने अपनी बात दोहराई। रुबीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार कैसे हो सकता है? रुबीना ने मनीष की आंखों में देखा। तुम यही सोच रही हो ना कि ममेरे फुफेरे भाई बहन का प्यार ना परिवार स्वीकार करेगा ना समाज। रुबीना ने हामी में धीमे से सिर हिला दिया। मैं भी जानता हूं कि हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन प्यार तो प्यार है। यह रिश्ता नाता देखकर थोड़े होता है। तुमसे प्यार होना था, हो गया। मनीष भैया, प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूं, मगर इससे हमें हासिल कुछ नहीं होगा। रुबीना लजाती हुई बोली। क्यों नहीं होगा मनीष? एक कदम आगे बढ़ा। हम सगे भाई बहन तो नहीं है ना, हम प्यार कर सकते हैं। रुबीना कहने के साथ उसने रुबीना को बाहों में भर लिया। उसके स्पर्श से रुबीना के तन में रोमांच पैदा हुआ। मनीष की गर्म सांसें उसके चेहरे को सहला रही थी।
उसने अपने होंठ उसके गालों पर रगड़े, फिर फुसफुसाया, तुम प्यार को आगे तो बढ़ाओ, मैं शादी का रास्ता भी खोज लूंगा। कहने के बाद मनीष ने अपने होंठ रुबीना के होंठों पर रख दिए। वह कामुक स्पर्श रुबीना के विवेक को लील गया। उसने मनीष को अपने मन की करने दी। घर में पाप की शुरुआत हो चुकी थी। जवानी पवित्र रिश्ते का होम करने पर आमादा थी। अब जब भी मनीष को मौका मिलता, वह रुबीना से शारीरिक छेड़छाड़ कर देता। इस छेड़छाड़ का वह भी आनंद लेती। दोनों अब कामुकता की राह पर इतना आगे बढ़ गए थे कि देह का मिलन करने को बेताब थे। रुबीना और मनीष को अकेले में मिलने का अवसर नहीं मिल रहा था। उर्मिला कहीं जाती नहीं थी और दोनों भाइयों में से कोई ना कोई घर में रहकर पढ़ता रहता था। रात को रुबीना व उर्मिला एक कमरे में सोती थी। दूसरे कमरे में तीनों व मेरे फुफेरे भाई। समस्या थी कि बेताब तन मिले तो मिले कहां। एक दिन मनीष को ध्यान आया, मां रोज सुबह वॉक करने जाती है और कम से कम 1 घंटा रुबीना अकेली रहती है। उस वक्त उसका एवं रुबीना का भाई घोड़े बेचकर सोए पड़े रहते हैं। यह वक्त मिलन के लिए सबसे बढ़िया है। अगली सुबह मनीष जल्दी उठ गया। उर्मिला के कमरे के बाहर जाकर उसने आहट ली तो पाया कि मां वॉक पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर में उर्मिला वॉक पर चली गई तो मनीष रुबीना के पास जा पहुंचा। रुबीना भी तब तक जाग गई थी। रुबीना भी समझ रही थी कि 1 घंटे के लिए कोई बाधा नहीं है, इसलिए मनीष को देखते ही उसकी आंखें रोशन हो गईं और होठों पर मुस्कान खिल उठी। मनीष रुबीना की चादर में घुस गया। फिर दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बन गए। वह पहला आनंद ही ऐसा था कि उसे बार बार पाने को हर सुबह मनीष रुबीना के बिस्तर पर पहुंचने लगा। 25 सितंबर 2015 की सुबह भी मनीष कमरे में पहुंचा तो रुबीना ने उसे रोक दिया। आज से 5 दिन की छुट्टी। मनीष ने रुबीना का अभिप्राय समझा तो मायूस हो गया। कैसे गुजारूंगा ये 5 दिन? चाहे जैसे गुजारो पर मेरे पास मत आना। रुबीना मुस्कुराई। 30 तारीख को आना और सारी कसर पूरी कर लेना। जैसे तैसे 5 दिन गुजरे। 30 सितंबर की सुबह 5 बजे मनीष उत्साहित होकर रुबीना की बाहों में समाने हेतु उसके पास पहुंचा तो यह देखकर चौंका कि उर्मिला वॉक पर नहीं गई थी। उसने पूछा, मम्मी वक्त पर नहीं गई? आज तृतीया है, इसलिए टहलने नहीं जाऊंगी, घर में ही पूजा करूंगी। उर्मिला ने गहरी नजर से उसे देखा। पर तुम आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? टॉयलेट जाने के लिए उठा था। तुम्हारी आवाज सुनी तो चला आया। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं नहाने जा रही हूं। उर्मिला ने तौलिया उठाया और बाथरूम में चली गई। रुबीना और मनीष जानते थे कि 20 मिनट से पहले उर्मिला को बाथरूम से नहीं निकलना है। इस 20 मिनट का लाभ उठाने के लिए रुबीना और मनीष दोनों ही तत्पर हो गए। उर्मिला ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो बेताब मनीष ने कमरे में पहुंचकर रुबीना को बाहों में बांध लिया। दोनों वासना के तालाब में तैरने लगे। दुर्योग से उस दिन मात्र 10 मिनट में ही उर्मिला बाथरूम से निकल आई। उसने मात्र पेटीकोट पहना हुआ था और उसे सीने के ऊपर बांधे हुए थी। कमरे का दरवाजा धकेल कर जो ही उर्मिला अंदर जाने को हुई सन्न रह गई। कलयुगी भाई बहन लज्जित था। कुछ देर वह पथराई सी खड़ी रही। तब तक पाप के हमराही अलग होकर अपने वस्त्र दुरुस्त करने लगे। चैतन्य होते ही उर्मिला ने झाड़ू उठाई और मनीष को पीटने लगी। तुझे कोई दूसरी नहीं मिली जो बहन पर ही नियत खराब कर ली। मनीष चुपचाप पिटता रहा। रुबीना से मनीष का झाड़ू से पिटना देखा नहीं गया तो वह उसे बचाने का प्रयास करने लगी। इस पर उर्मिला का खून और खौल गया। एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। उसने मनीष को छोड़ दिया और रुबीना को पीटने लगी। माशुका प्रेमी को पिटता देख नहीं सकी तो आशिक भी उसे पिटता हुआ नहीं देख सका। मनीष कलयुगी बेटा था। उसे मां की नसीहत बुरी लग रही थी। उसका सारा प्यार, सारा अपनापन अपनी माशुका के प्रति उमड़ रहा था। मां के दूध का कर्ज वह भूल गया था। हवस के राही को उस वक्त अपनी ही मां, जिसने उसे जन्म दिया था, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। माशुका को पिटते देख मां के प्रति उसके मन में नफरत भरी तो क्रोध में अंधा होकर उसने कोने में रखा। मुसल उठाकर पूरी ताकत से मां के सिर पर दे मारा। एक ही वार से उर्मिला का सिर फट गया। फर्श खून से लाल होने लगा। कुछ देर एड़िया रगड़ते रहने के बाद उर्मिला ने दम तोड़ दिया। इस पूरे वाक्य से रुबीना बुरी तरह दहशत में आ गई। मनीष ने दिलासा देकर उसका भय दूर किया। फिर दोनों ने मिलकर लाश स्टोर रूम में छुपा दी, बदबू ना फैले। इस उद्देश्य से मनीष ने शव पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कमरे में फैला खून साफ कर दिया।
9 बजे के बाद मनीष ने मां को ढूंढने का नाटक शुरू किया। फिर पिता को फोन करके डबरा से बुला लिया। रामाज्ञा ग्वालियर आया तो मनीष ने उसे सारी बात सच बता दी। फिर पिता के पैर पकड़कर रोने लगा। पापा सब कुछ गुस्से में हो गया। मम्मी तो चली गई पर मुझे फांसी से बचा लो। कानून के रक्षक को अपने गुनाहगार पुत्र को कानून की अभिरक्षा में सौंप देना चाहिए था, लेकिन रामाज्ञा ने यह आदर्श पेश नहीं किया। पुत्र मोह में कानून का रखवाला कानून का तकाजा भूल गया। कुछ देर सोचने के बाद रामाज्ञा ने बेटे को बचाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद वह मनीष को लेकर थाने गया और उर्मिला की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसी रात मनीष